गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होपफुली आप सारे बच्चे अच्छे होइएगा। टॉपिक का नाम व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होइएगा, इससे पता लग गया होगा कि हम लोग अब अपने आयोनिक एक्विलिब्रियम के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों का जो सेगमेंट है सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसे बताएंगे। अच्छा है, थ्योरी वाइज भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एज वेल एज न्यूमेरिकल्स भी इसके अच्छे हैं। कॉम्पिटिटिव पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, इनमें पहले हम ज़रा कुछ एलिमेंट्री चीज़ों को समझेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो आइए, क्यों ज़रूरत इसकी पड़ी पहले ज़रा ये जाने हम लोग। तो अभी तक अर्लियर जो भी हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस तक की टॉपिक को डिस्कस किए हैं, उसमें हम लोग एक ऐसे आयोनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी किए थे जो कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर है। इस टॉपिक के अंदर अब हम लोग एक ऐसे आयोनिक कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड को डिस्कस करेंगे जो वाटर के अंदर स्पेरेंगली सॉल्युबल है, मतलब जो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। कम सॉल्युबल होने वाले साल्ट के बारे में या कम सॉल्युबल होने वाले कंपाउंड के बारे में हम लोग मेनली यहाँ फोकस करेंगे। मतलब एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि भाई इस टॉपिक के अंदर हम लोग रीड क्या करने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट होते हैं, फिर ज़रा बातों को और आगे समझते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये एक वाटर है, कंटेनर में लिया हुआ, और हमने इसमें किया क्या, AgCl सॉलिड को डाल दिया है। AgCl सॉलिड को डाल दिया, मतलब अगर इक्वेशन आप बनाइए तो AgCl सॉलिड, वाटर आपने डाला, तो ये AgCl एक्वस बनाएगा। और होता क्या है, ये एक स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट है। स्पेरेंगली का मतलब होता है जो लेस सॉल्युबल हो। तो हम मान लेते हैं कि इसका इस मोलर डिसॉल्व हुआ, मतलब AgCl का इस मोलर डिसॉल्व हुआ है और कुछ AgCl बचे भी हुए हैं। अब ये एक्वस में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्वस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो कमजोर होता है, वीकर होता है। तो आप इसे तोड़ भी सकते हो, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? मान लीजिए कि अब एक बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा आप और इस साइड से लिखिए, हमें दिख नहीं रहा है। तो आइए हम जरा हटाते हैं अपनी बातों को यहाँ से और थोड़ा सा लेफ्ट से और लिखते हैं। क्या बोले हैं ये जरा सुनना बेटा। पहले हमने AgCl सॉलिड को वाटर के अंदर डाला है। AgCl एक स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट है, मतलब पूरा का पूरा AgCl, जैसे आप चीनी को पानी में डालते हो तो पूरा का पूरा चीनी पानी में डिजॉल्व हो जाता है। हम यहाँ मान रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा पूरा का पूरा AgCl पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ AgCl बच गए और जो डिजॉल्व हो रहा है वो हमारा S मोलर हो रहा है। S मोलर का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में AgCl की S मोल डिजॉल्व हो रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि सर हमने AgCl सॉलिड लिया है और हमने AgCl सॉलिड को वाटर के अंदर डाला है, जिसके कारण ये हमारा AgCl एक्वस में कन्वर्ट हुआ है। एक्वस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स कमजोर हैं, तो आगे आपने इसे तोड़ दिया, मान लिया कि यह इस मोलर डिसॉल्व हो रहा है। और ये जो इस मोलर अमाउंट है वो उस गिवन टेम्परेचर पर उसका मैक्सिमम सॉलिबिलिटी है, मतलब अब ये इससे ज़्यादा और डिसॉल्व नहीं हो सकता है। एक कंडीशन हमने और डाल दिया। हमने ये नहीं कहा है कि इससे इसका डिसॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, हमने कहा कि इस वह मैक्सिमम अमाउंट है उस गिवन टेम्परेचर पर
जिस पर AgCl जितना मैक्सिमम उसे सॉल्युबल होना चाहिए था उतना वो डिजॉल्व हो गया। तो अब ये कुछ लेफ्ट हो गए होंगे, बचे भी हुए होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा डिजॉल्व हुआ नहीं, और ये कुछ डिजॉल्व भी है। अगर आप फॉरवर्ड जाइएगा तो दीज आर कॉल्ड डिसोल्यूशन, और लेफ्ट आइएगा तो दिस वन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्या हमने कहा है वो जरा सुनिएगा। पूरे का पूरा AgCl डिसॉल्व नहीं हुआ, मतलब AgCl का कुछ अमाउंट, मान लीजिए एस मोलर, जो उस गिवन टेम्परेचर पर उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो डिसॉल्व हो गया, तो AgCl कुछ लेफ्ट भी बच गए हैं और कुछ AgCl डिसॉल्व भी हुए हैं। दिस वन इज योर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टेम्परेचर, और जैसा हम और आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह उस टेम्परेचर का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यह जो इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेज का कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि दो प्रोसेसेस आ रही है, एक डिसोल्यूशन का और एक प्रेसिपिटेशन का। ये डिसॉल्व भी होगा, फिर रिकॉम्बाइन करके ये प्रेसिपिटेट भी देगा। अब अगर आप आ जाइए, हम इक्वेशन बनाए तो आप बोलिएगा कि के इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल है इज इक्वल टू, केयरफुली देखना, AgCl एक्वस डिवाइडेड बाय AgCl सॉलिड। इज इक्वल टू AgCl एक्वस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो हम और आप एक काम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग आयन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बच्चे बोलेंगे Ag प्लस एक्वस इंटू Cl माइनस एक्वस डिवाइडेड बाई AgCl सॉलिड। एक चीज जानते होइएगा कि इक्विलिब्रियम में फिजिकल स्टेट मैटर नहीं करता है, सॉलिड लिक्विड सारे कुछ लिए जाते हैं, लेकिन जब हम Kc Kp वगैरह में आते थे तो सॉलिड स्टेट नहीं लिया जाता था। कि इक्विलिब्रियम में आप इन चीज़ों को भी लेते थे। एक चीज़ आपने और पढ़ा होगा कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इन चीज़ों को ऊपर लिख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम इंटू AgCl सॉलिड इज इक्वल टू AgCl एक्वस Ag प्लस इंटू Cl माइनस। एक कांस्टेंट ये और एक कांस्टेंट ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हो जाता है KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। दिस वन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। S is your solubility. S is your solubility in mole per liter. आगे अब जरा एक चीज और सुनिएगा, लाइक Kc एंड Kp, KSP इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर। बाद बाकी चीजों पे जैसे Kc और Kp डिपेंड नहीं करता था, वैसे ही आपका KSP भी डिपेंड नहीं करता है। यह भी हमने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है और सॉल्युबिलिटी क्या है। क्लियर है? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जरा आगे प्रोसीड करते हैं। फिर आते हैं लौट कर हम लोग इसी इक्वेशन पर। तो AgCl सॉलिड रिवर्सिबल साइन AgCl एक्वस, इसी को हमने तोड़ दिया था Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। आपने कहा कि इस मोलर उस गिवन टेम्परेचर का वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है जो डिसॉल्व हुआ था। दिस इज अगेन योर एस मोलर, दिस इज अगेन योर एस मोलर, क्योंकि 1-1 का रिलेशन है कि SP इज इक्वल टू आया आपका Ag प्लस इंटू Cl माइनस। दिस इम्प्लाइज KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। KSP is your solubility product and S is your
solubility. Like Kc and Kp, Ksp is a function of temperature only. यहाँ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बच्चे बोलेंगे कि सर वहाँ तो आप मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी बताए थे, यहाँ क्यों नहीं बता रहे हैं? तो यहाँ जब आप केएसपी में हो तो इसका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड है कि ये ऐसे ही होगा। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो हमारा फिक्स्ड हो गया, तो उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। दैट इज वाई हमने कहा कि यह हमारा सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है। तो एक बड़ी रिमार्केबल बात बोल रहे हैं, सुनिएगा। व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आपका रेट ऑफ जो फॉरवर्ड है और जब आपका रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन becomes सैचुरेटेड। अच्छा बोले ये सर कौन सा लाइन आपने लिखा है कि सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड? अभी हमने कहा है एट दैट टेम्परेचर। अभी हमने कहा है कि भाई अब उस गिवन टेम्परेचर पर तो आपका एस मोलर से ज़्यादा AgCl डिजॉल्व ही नहीं हो सकता है। मतलब अब जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है वो आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया है। दैट इज वाई हमने आपको कहा था कि ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज का अमाउंट है, क्योंकि जब आप KSP लिख रहे हो तो Ag प्लस और Cl माइनस इक्विलिब्रियम स्टेज का आपको यूज करना होगा। और एस मोलर जो हमारा अमाउंट है वो एक्चुअली एक मैक्सिमम अमाउंट है और इक्विलिब्रियम अमाउंट जो हमारा होता है वो उस गिवन टेम्परेचर का मैक्सिमम अमाउंट होता है। क्लियर है? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर जरा हम लोग इस वाले इक्वेशन पर लौट कर आ जाएं। तो आप बोले थे लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब अनआयोनाइज्ड, जो आयंस में कन्वर्ट नहीं हुए, और ये डिसॉल्व था। डिसॉल्व का मतलब आयोनाइज्ड। तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस का मतलब इस टॉपिक के अंदर there exists a dynamic equilibrium among unionized salt and ionized salt। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हमने आपको और अभी बताया है कि एक्चुअली यह हमारा एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट का टॉपिक है। दैट इज वाई जो हमारा KSP आता है वो इसमें इन जनरल लेस देन 1 ही आता है। इन जनरल क्या ऑलवेज आपको लेस देन 1 ही मिलेगा। 10 to the power -10, 10 to the power -5, 10 to the power -6, 10 to the power -30, इन सब रेंज के आएंगे। क्यों इस रेंज के आएंगे? क्योंकि K अगर लेस देन 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन का फॉरवर्ड टेंडेंसी कम होगा। फॉरवर्ड टेंडेंसी कम होगा मतलब डिसॉल्व होने की टेंडेंसी कम होगी। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, उसे केयरफुली सुनिएगा, आगे हम लोग यूज करेंगे। कहता है कि जब आप AgCl का KSP का एक्सप्रेशन लिखे हो तो इस KSP के एक्सप्रेशन में KSP को इससे मतलब नहीं होता कि यह आयन हमारा इस इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो कि हम लिखे KSP ऑफ ZnCl2, तो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। तो आप लिखिएगा कि KSP इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। अब ये बोलता है कि जब आप KSP का एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो इसको इक्विलिब्रियम स्टेज का कॉन्सेंट्रेशन इन दो आयन का चाहिए
वो इक्विलिब्रियम स्टेज का कॉन्सेंट्रेशन जरूरी नहीं है कि उसे ZnCl2 से ही मिल रहा हो, यह Zn2 प्लस और Cl माइनस का सोर्स कोई अदर भी हो सकता है। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी से यूज करेंगे, घबराइएगा नहीं। तो हम लोग अब जरा इस रिजल्ट को एक बार और एलाबोरेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समझने के लिए थोड़ा सा AgCl के एग्जाम्पल पर ही लौट कर फिर से हम लोग आते हैं। मान लीजिए AgCl सॉलिड, आपने इसे वाटर में डाला और आपने इसे बना लिया AgCl एक्वस। ये टूट गया, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, एक्वस है दोनों। थोड़ा सा समझने के लिए हमने पहले ही बता दिया कि भाई इनका KSP लेस देन 1 होता है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका KSP जो है वो है 9। मान लेते हैं कि इस मोलर डिसॉल्व हुआ, मतलब 1 लीटर में AgCl का इस मोल डिसॉल्व हुआ है, 1:1 का रिलेशन है, तो यह भी S यह भी S। KSP इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं, S स्क्वायर, दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर में जो AgCl डिसॉल्व हुआ है वो 3 मोल डिसॉल्व हुआ है, और यह 3 मोल मान लीजिए कि हम दे देते कि भाई ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने ले लिया। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मैक्सिमम AgCl वाटर में डिसॉल्व होगा 1 लीटर के अंदर, वो आपका 3 मोल ही डिसॉल्व होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में, आगे बढ़ा जाए। आइए कुछ सॉल्ट के हम लोग आपको KSP का एक्सप्रेशन लिखकर बताते हैं। एक AgCl हमने बता दिया, मान लीजिए हमारे पास MgCl2 है, सॉलिड है, वाटर में आपने डाला है, MgCl एक्वस बनेगा, हम एक ही बार में बना लेते हैं। आगे ये टूटा, Mg2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस एक्वस। मान लिया कि MgCl2 एक्वस का S मोलर डिसॉल्व हुआ, तो दिस वन इज योर S मोलर, दिस वन इज योर ट्वाइस ऑफ S मोलर। MgCl2 का S मोलर डिसॉल्व हुआ है, क्लियर? वो एक्वस में कन्वर्ट हुआ है तो वो 100% आयोनाइज्ड हो गया। हम बोल रहे हैं कि MgCl2 पार्शियली डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि MgCl2 पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। वो जो डिसॉल्व हो रहा है पानी में वो हमारा पार्शियली, ये स्पेरेंगली सॉलेबल है, हम स्पेरेंगली आयोनाइज्ड नहीं बोल रहे हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब बच्चा बोलेगा कि सर इसके अगर हम KSP का एक्सप्रेशन लिखे तो इसके KSP का एक्सप्रेशन आएगा Mg2 प्लस इंटू Cl माइनस का होल स्क्वायर। Mg प्लस हमारा S है, Cl माइनस हमारा 2S का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज KSP इज इक्वल टू आवर 4S3। बिल्कुल सही बात है भाई। अब जो आपका S आएगा, S आपने क्या कहा था, उस गिवन टेम्परेचर पर MgCl2 का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है 1 लीटर के अंदर जो वो डिसॉल्व किया है। क्लियर? मान लीजिए हम एक अगली एग्जाम्पल की तरफ आ जा रहे हैं, समझना भाई, क्योंकि आगे चलकर बहुत दिक्कतें बच्चों को आती हैं इसमें। ZR होल थ्राइस फॉस्फेट होल 4। सॉरी, फॉस्फेट पे जिरकोनियम 4 प्लस देता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक स्पेरेंगली सॉलेबल साल्ट है, सॉलिड स्टेट पे है, आपने इसको ZR है, जिरकोनियम।
मान लिया हमने कि इसके एक्वस में एस मोलर डिजॉल्व हुआ है। एस मोलर उस गिवन टेम्परेचर का मैक्सिमम अमाउंट है, तो इसका थ्राइस ऑफ एस आएगा, इसका 4 ऑफ एस आएगा कि एस पी इज इक्वल टू, केयरफुली देखना, जिरकोनियम 4 प्लस टू द पावर 3 इंटू फॉस्फेट आयन 3 माइनस टू द पावर 4, जिरकोनियम 4 प्लस है 3s टू द पावर 3 इंटू 4s टू द पावर 4। कोई दिक्कत है क्या? सत्ताईस इंटू ये आ गया 256, जो भी मल्टीप्लाई करोगे आएगा, और 3 और 4 7 s टू द पावर 7। क्लियर है? ये अभी हम कुछ सॉल्ट का केस भी एक्सप्रेशन आपको दे रहे हैं। ये थ्राइस ऑफ एस और 4 ऑफ एस कैसे आ गया, समझ में नहीं आया? चलो देख लो। यहाँ मान लो कि ये पानी है, पानी में आपने डाला है Zr3PO4 होल 4, Zr3 फॉस्फेट आयन टू द पावर 4। ये सॉलिड है, आपने पानी में डाला और इसको एक्वस में आपने कन्वर्ट कर लिया। Zr देख नहीं गया, चलो ठीक है, इधर देखते हैं। Zr होल थ्राइस PO4 होल 4 एक्वस में कन्वर्ट हुआ। मान लीजिए इसके एस मोलर डिजॉल्व हुआ है। अब आप ही बताइए, अगर इसका एस मोलर डिजॉल्व हुआ है तो ये थ्राइस ऑफ एस और 4 ऑफ एस आएगा या नहीं आएगा? बार बार बता रहे हैं कि साल्ट जो एक्वस में कन्वर्ट हुआ है उसमें उसकी मोलैरिटी कितनी है, तो हमने वो कहा कि भाई वो हमारा एस मोलर डिजॉल्व हुआ है उस गिवन टेम्परेचर पे। अब वो एक्वस में है तो वो आयोनाइज्ड हो गया, और आयोनाइजेशन 100% आकर हो रहा है, आयोनाइजेशन पार्शियली नहीं हो रहा है। क्लियर है? अगर मान लीजिए हमें प्रॉब्लम में कंडीशन दे दिया कि उसका आयोनाइजेशन भी पार्शियली हो रहा है, तो हम वो चीज भी आपको डिस्कस करेंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि इफ आयोनाइजेशन अकर्स 100%। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल आ गया Hg2Br2। ये सॉलिड है, आपने पानी में डाला, एक्वस में कन्वर्ट हुआ। एक एग्जांपल लिखी दे, Hg2Br2 एक्वस। मान लिया कि इसका एस मोलर डिजॉल्व हुआ, कुछ तो अमाउंट डिजॉल्व हुआ होगा, अब ये आयोनाइज्ड होगा, तो Hg2 2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Br माइनस इसका एस मोलर, इसका ट्वाइस ऑफ एस मोलर, अब आप निकालिएगा। वैसे ही आपको 4s³ वाला जो रेंज है वो मिल जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ गई यहाँ तक की? अब जरा एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रॉब्लम देखकर बहुत डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। एलिमेंट्री हमने पहले ही बोला है। What amount of BaSO4 will dissolve in 500 milliliter of water? KSP of BaSO4 दिया हुआ है। तो पहला तो जो हम लोग का अपना सिंगल फ्रेंड है BaSO4 सॉलिड, पानी में डाले, BaSO4 एक्वस में कन्वर्ट हुआ, ये आगे हमारा Ba2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस एक्वस है, KSP का एक्सप्रेशन आ गया। मान लीजिए इसकी अगर एस मोलर डिजॉल्व हुए होते उस गिवन टेम्परेचर पर, तो इसका भी एस मोलर होता और इसका भी एस मोलर होता। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में कि Sp इज इक्वल टू हमारा आ गया Ba2 प्लस इंटू सल्फेट 2 माइनस आयन इज इक्वल टू एस स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 10 to the power minus 5 मोलर, मतलब 10 to the power minus 5 मोल BaSO4 is dissolved in 1 liter water। इसका ये मतलब हुआ कि आपका 1
लीटर पानी में 10⁻⁻5 मोल BaSO4 डिजॉल्व हुआ है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आपको 500 मिलीलीटर पानी में ही डिजॉल्व करना है। तो एक तो बच्चा सीधा बोलेगा कि सर हमको पता है कि मोल जो होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्ट रिलेटेड होता है, तो अगर वॉल्यूम कम रहा है तो हमारा मोल भी कम जाएगा। एक बच्चा बोलेगा कि नहीं सर आप यूनिटरी से सॉल्व कीजिए। तो आइए हम लोग यूनिटरी से सॉल्व करें। तो 1000 मिलीलीटर जो है वो कंटेन कर रहा है 10⁻⁻5 मोल। तो 500 मिलीलीटर जो हमारा कंटेन करेगा वो 10⁻⁻5/1000 इंटू 500, ये हमारा मोल आ गया। अगर ग्राम निकालना हो तो BaSO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 233 होता है। तो अगर ग्राम निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया 10⁻⁻5, ये कैंसिल हुआ, नीचे 2 आया, इंटू 233 ग्राम। मतलब 500 मिलीलीटर पानी में हमारा जो ये सॉल्व करके आएगा उतना ग्राम BaSO4 डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, आंसर भी है इसका दे रहे हैं 1.16 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम। आंसर के पीछे तुम लोग बड़ी परेशान रहते हो। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? क्लियर है ना? अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा इसे एडवांस करते हैं अपने सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को। एक तो अभी हमने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो भाई 1 लीटर जो हमारा सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन में उस स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट का कितना मैक्सिमम मोल डिजॉल्व हुआ है। अब हम लोग ज़रा बात कर दे फैक्टर्स जिन पर सॉल्युबिलिटी स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट का डिपेंड करता है। तो टॉपिक का नाम देते हैं फैक्टर्स ऑन विच solubility of sparingly soluble salt depends। क्लियर? इसमें पहला फैक्टर पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट माने इस टॉपिक का जो 75% न्यूमेरिकल है वो इसी टॉपिक पे होता है। तो ठीक है, 2 मिनट ज़रा आराम कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को सोचते हैं। मान लीजिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पहला केस है, हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, जिसका KSP है 10⁻⁻10। और एक दूसरा केस एज्यूम करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, we add 0.1 molar AgNO3। KSP तो वही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे 2 ऑब्जर्वेशन है। तो आइए पहले हम लोग फर्स्ट केस पे आ जाए। तो बच्चा बोलेगा कि सर KSP इज इक्वल टू S² आएगा। AgCl का भी हमने बहुत जगह काम किया है, अभी फर्स्ट केस इजी केस है। दिस इम्प्लाइज, बच्चे ने बोला कि नहीं सर आप थोड़ा आप पूरा फॉर्मेट पे ही बनाओ। तो आइए ठीक है, AgCl सॉलिड, AgCl एक्वस में कन्वर्ट हुआ, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। मान लिया कि AgCl का S मोलर डिजॉल्व हुआ तो Ag प्लस भी S मोलर, Cl माइनस भी S मोलर। दिस इम्प्लाइज कि Sp is equal to S²। This implies S is equal to under root 10⁻⁻10 is equal to 10⁻⁻5 मोलर। मतलब आप बोल सकते हो, हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, तो आप बोल सकते हो कि हमारा 10⁻⁻5 मोल AgCl डिजॉल्व हुआ है इन 1 लीटर में, फर्स्ट केस में।
क्लियर है। अब आते हैं सेकंड केस पे। सारी चीज़ों को हटाते हैं, सिर्फ नंबर लाइन को छोड़ लेते हैं। हमारा था AgCl सॉलिड, ये AgCl एक्वस में कन्वर्ट हुआ Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और था हमारा AgNO3 0.1 मोलर Ag प्लस प्लस नाइट्रेट आयन, इसका 0.1 मोलर गिवन था, तो यह भी 0.1 मोलर, यह भी 0.1 मोलर मान लिया एस। लेकिन ये इक्विलिब्रियम का अमाउंट नहीं है, क्योंकि Ag प्लस 0.1 मोलर यहाँ से भी मिल रहा है, यही आपका कॉमन आयन है। तो Ag प्लस टोटल जो हमारे पास हो गया ये आ गया S प्लस 0.1, और जो Cl माइनस हमारे पास आया वो आया S मोलर। अब एक चीज जरा बताइएगा कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, ये इक्विलिब्रियम का अमाउंट तो है नहीं हमारे पास, तो अगर ये बढ़ गया है तो हमारा एक न्यू टर्म क्यों आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl। और ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा हो जाएगा KSP से। बच्चा बोला कैसे बड़ा हो जाएगा सर, तो Q इज इक्वल टू आपका आएगा Ag प्लस न्यू इंटू Cl माइनस न्यू, पहले था S इंटू S, अब तो S में 0.1 बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है S प्लस 0.1 इंटू S, तो दिस वन ग्रेटर देन KSP। और एक चीज़ आप पढ़े हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर Q बढ़ जाए तो रिएक्शन की टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की होती है, मतलब ये चाहेगा Q को KSP में कन्वर्ट करना, दैट इज वाई इस रिएक्शन की टेंडेंसी बैकवर्ड आने की हो जाएगी। बैकवर्ड आने का मतलब प्रेसिपिटेशन अकर होने लग जाएगा। तो एक बहुत रिमार्केबल कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि कॉमन आयन डिसॉल्यूशन प्रोसेस को डिमिनिश्ड करते हैं और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को फास्ट करते हैं। कोई आपसे पूछे वाई, तो आप बताइएगा कि एक्चुअली प्रोडक्ट की साइड पर जो कॉमन आयन होते हैं उनका अमाउंट बढ़ जाता है। तो अगर हम ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को सोचिए तो रिएक्शन की टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की होगी। बैकवर्ड जाने का मतलब है कि प्रेसिपिटेशन अकर होता है। ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कि हमने बताया कि कॉमन आयन के कारण जो हमारे स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट है वो और लेस स्पेरेंगली सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब उनकी डिसॉल्व होने की टेंडेंसी और डिमिनिश्ड हो जाती है। अब जरा इसे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट से सोचें। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, इस S को S डैश बना लेते हैं, तो आपको लगेगा कि ये प्रीवियस वाला S तो नहीं है, तो ये हमारा आ गया S डैश और ये भी हमारा S डैश। अब आपने क्या बोला है कि भाई रिएक्शन बैकवर्ड जा करके ये अपने आप को तो K ही बना लिया है, तो मतलब 10 to the power minus 10 is equal to S dash plus 0.1 into S dash। Ag plus into Cl minus, अब Ag plus आपका बढ़ा है तो Q आ गया, तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको तो Q बनना चाहिए था, आपने KSP क्यों नहीं लिखा है। तो हमने आपको क्या बताया कि एक्चुअली रिएक्शन बैकवर्ड अपने आप को इसलिए शिफ्ट किया है कि उस Q को वो K में कन्वर्ट कर ले। अब एक चीज़ तो कंफर्म है भाई, यहाँ से देखिए कि लेफ्ट हैंड काफ़ी छोटी वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट में 0.1 काफ़ी बड़ा है, तो ये 10 की पावर माइनस 10 का रिजल्ट S डैश ही अकर किया होगा, मतलब S डैश प्लस 0.1 अप्रॉक्स इक्वल टू 0.1। अप्रॉक्सीमेशन की है, समझ में आ गया होगा। मतलब बच्चे को एक चीज लगा होगा, ये आपका था Ag प्लस और ये आपका था Cl माइनस, मतलब एक चीज आपको लग गया कि S डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0.1, मतलब यह टोटली कॉन्ट्रीब्यूटेड
टोटली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय किसके द्वारा, AgNO3 के द्वारा। बच्चा बोलेगा कि अच्छा यही बात आपने अर्लियर बोला था कि KSP की एक्सप्रेशन में आयंस कहाँ से आ रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ साल्ट हो तो आयन साल्ट से ही आएंगे, लेकिन अगर कॉमन आयन है तो हमारा वो कॉमन आयन 2 या 3 जितनी जगह वो कॉमन है उतनी सोर्सेज से हमें अवेलेबल होगा। यहाँ पर ये टोटली का टोटली AgNO3 से हर जगह ये टोटली का टोटली उसी से कंट्रीब्यूट हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर हम ये दे देते कि ये हमारा 10⁻⁻6 मोलर है तो आप बोलते कि नहीं सर अब हम क्वाड्रेटिक बनाकर इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे अप्रॉक्स नहीं करेंगे। लेकिन इस रिजल्ट की रिस्पेक्ट में 0.1 काफ़ी बड़ा है, तो आपने कहा कि जो हमारा न्यू सॉलिबिलिटी आएगा कॉमन आयन के कारण वो काफ़ी कम होगा, इसलिए न्यू सॉलिबिलिटी को 0.1 के रिस्पेक्ट में हमने इग्नोर कर दिया। तो आइए अब जरा हम सॉल्व करें तो हमारा S डैश आएगा 10⁻⁻9 मोलर, मतलब अब जो नई सॉलिबिलिटी है पहले था 10⁻⁻5, अब जो हमारा नया सॉलिबिलिटी आया है वो और पीछे खिसक गया और अब 1 लीटर में 10⁻⁻9 मोलर AgCl ही डिजॉल्व हो रहे हैं। इस 10⁻⁻9 मोलर AgCl में Ag प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन AgNO3 से हो रहा है। अब आप ही बताओ कि इसके रिस्पेक्ट में सॉलिबिलिटी कम गया या नहीं कम गया। पहले कहाँ सॉलिबिलिटी 10⁻⁻5 थी प्योर वाटर में, लेकिन अब जो न्यू सॉलिबिलिटी आई है वो हमारा 10⁻⁻9 आ गया। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन अकर हुआ। क्यों प्रेसिपिटेशन अकर हुआ? क्योंकि वो अपने क्यू को के में कन्वर्ट कर दे। होपफुली यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ा जाए आगे। अब जो हमारे पास प्योर वाटर में AgCl की सॉलिबिलिटी थी वो 10⁻⁻5 मोलर थी 1 लीटर में, ये प्योर वाटर का सॉलिबिलिटी था। और 10⁻⁻9 मोलर आया, ये हमारा कॉमन आयन में सॉलिबिलिटी आया। तो पूछता कि भाई प्रेसिपिटेशन कितना अकर हुआ, तो हम बोलते कि यस हम बता सकते हैं। पहले सॉलिबिलिटी इतना, अब सॉलिबिलिटी इतना, तो माइनस करते तो कितना प्रेसिपिटेट बना ये पता लग जाता। फिर इस ओरिजिनल अमाउंट को डिनोमिनेटर में डालकर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, हमें एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पता लग जाता कि AgCl एक्चुअली प्रेसिपिटेट कितना परसेंट हो रहा है। क्लियर है? अब इसे हम आगे इसलिए बेटा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी एक न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है 10⁻⁻9। तो हमारा होगा क्या, दिस माइनस दिस, हम लोग ऑलमोस्ट यही दे देंगे और बोलेंगे 100% प्रेसिपिटेशन अकर हो रहा है। क्लियर? हम एक न्यूमेरिकल में इसको समझ रहे हैं। पढ़ा जाए आगे। हाँ आइए, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। पहले ज़रा हम लोग इस न्यूमेरिकल को देख लें। एक सेकेंड, एक बच्चे की डाउट है, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए आइए ज़रा समझते हैं बातों को। आप लोग को भी समझ में आ जाएगा बच्चे ने क्या पूछा है, घबराइएगा नहीं। हम ले रहे हैं AgCl इन प्योर वाटर। अभी इस न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे हैं, एक बच्चे का डाउट है उसे पहले समझ रहे हैं। समझ में आप लोग को भी आएगा कि बच्चे ने आके पूछा क्या है। ये बना हम लोगों का AgCl एक्वस। मान लीजिए इस मोलर डिजॉल्व हुआ, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, एक्वस है, KSP है, यस हम लोगों ने अब ले लिया AgCl जो हमारे पास सॉलिड है, वाटर में हम डाल करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए AgCl एक्वस, मान लिया इसका x मोलर है। जब आगे टूटा
Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस x मोलर बच्चे ने कहा कि सर हम इसमें डाले हुए हैं AgNO3 0.1 मोलर। तो आ जाइए, आप डाले हुए हो तो ये Ag प्लस नाइट्रेट आयन, Ag प्लस भी आपका 0.1 मोलर, नाइट्रेट आयन भी 0.1 मोलर। एक चीज आप देख रहे होइएगा कि अब यहाँ Ag प्लस हमारे लिए कॉमन आयन बन गया है। ये Ag प्लस जो हमारे लिए है वो एक्चुअली कॉमन आयन है, क्योंकि Ag प्लस का 2 सोर्स है। अब यहाँ जो आप KSP लिख रहे हो वो आप लिख रहे हो S², लेकिन यहाँ जो KSP आप लिख रहे हो वो आप लिख रहे हो x प्लस 0.1 इंटू x। मतलब देखिए, जो आयन कॉमन नहीं थे, Cl माइनस कॉमन नहीं था, तो वो जितना डिसॉल्व हुआ वही रह गया है, लेकिन Ag प्लस का 2 सोर्स था, तो Ag प्लस का अमाउंट अब आप x नहीं लिख रहे हो, आप x प्लस 0.1 लिख रहे हो। इसका क्या मतलब होगा कि अगर आयन सिर्फ अपने इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हो तभी इस स्टोइचियोमेट्री का रूल है। अगर आयन अपने इलेक्ट्रोलाइट से नहीं आ रहे हैं तो जो आयन अपने इलेक्ट्रोलाइट से नहीं आएंगे उनके लिए इस तरीके की स्टोइचियोमेट्री का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। अब देखिए, Cl माइनस का सोर्स सिर्फ AgCl था, तो ये अपनी स्टोइचियोमेट्री से आया है, लेकिन Ag प्लस का सोर्स सिर्फ AgCl नहीं था, तो आपने कहा है कि x प्लस 0.1 इंटू एक्स था। अलग बात था कि आगे जो KSP का डेटा था उसमें हमारा 0.1 काफी बड़ा डेटा हो गया था, ये वाली चीज, तो हम बोले थे कि भाई ये हम सिर्फ 0.1 करेंगे, मतलब हम Ag प्लस के सोर्स को ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ AgNO3 ही दे रहा है। क्लियर है? अब तो बातें समझ में आ गई। मतलब क्या बोले, इसको दिमाग में रखना है कि अगर आयंस का सोर्स अपने इलेक्ट्रोलाइट ओनली है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसने बना लिया, तो स्टोइचियोमेट्री, लेकिन वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉमन आयन से बना रहा है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो जिस आयन पर कॉमन आयन है उसके लिए स्टोइचियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता। बढ़ा जाए आगे। चलिए, यही इस बच्चे का सवाल था। अब हम लोग आते हैं अपने इस न्यूमेरिकल पे। काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट वाइज IIT का पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। हम लोग पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। 500 milliliter of saturated solution of CaOH whole twice is mixed with 500 milliliter 0.4 molar NaOH solution. How many milligram of calcium hydroxide will precipitate? KSP दे दिया है। क्लियर है यहां तक? पहली चीज यहां क्लियर करना न्यूमेरिकल में कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर का बना रहा है, लेकिन हम लोग KSP के एक्सप्रेशन से अभी फर्स्ट केस में हम लोग हैं। फर्स्ट केस कहने का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिर्फ वाटर, अभी इसको नहीं मिलाया गया है, क्योंकि जब तक हम प्योर वाटर में वो कितना सॉल्युबल हुआ है ये पता नहीं करेंगे तब तक हम प्रेसिपिटेशन कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हमको प्योर वाटर में जानना होगा ना कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्चुअली सॉल्युबल कितना हुआ है, तब न जानेंगे कि NaOH डालने के बाद अब न्यू सॉल्युबिलिटी कितनी आई है, तब हमें प्रेसिपिटेशन का एक्सटेंट पता लगेगा। कहने का क्या मतलब है कि जब हम प्योर वाटर में निकाल रहे होंगे तो प्योर वाटर में जो हम लोग अर्लियर अभी जितनी सॉल्युबिलिटी निकाले थे, हम बोले थे कि दैट इस मूलर, मतलब इस मूल 1 लीटर के अंदर, मतलब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन 1 लीटर का बनाया था, लेकिन इसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर का बनाया है। फर्स्ट चीज तो ये है समझना। तो आइए हम लोग देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन प्योर वाटर। फर्स्ट केस, आपने वाटर में डाला, सॉलिड है, CaOH होल ट्वाइस एक्वस बना, फिर ये हमारा टूट गया और टूट कर आया Ca2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस एक्वस। दिस वन इज योर KSP। प्योर वाटर का केस है। केस फर्स्ट हमने पहले ही कहा था प्योर वाटर, जब तक प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं निकालेंगे हम पता नहीं कर सकते हैं कि कितना प्रेसिपिटेट हुआ। तो मान लो कि ये अगर इस मोलर था तो अभी तो पानी में डाला गया है, कहीं से कोई कॉमन आयन है नहीं, तो ये 2s मोलर होगा।
मतलब बच्चा बोलेगा कि सर सिंपली के एस पी इज इक्वल टू 4s क्यूब आ गया, इसकी कैलकुलेशन है हमारे पास, इस कितना आ रहा है हम आपको वो बता दें। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इस आपका आ रहा है 22.7 इंटू 10⁻³ मोलर। मतलब आप इस रिजल्ट को एलोबरेट करें तो आप बोलोगे कि 22.7 इंटू 10⁻³ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर। ये 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इतना मोल डिसॉल्व है। लेकिन एक बात बताइएगा, हमारे पास तो 500 मिलीलीटर का ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस इन 500 मिलीलीटर, तो जितना था उसका आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा कहने का मतलब है कि 11.35 इंटू 10⁻³ मोल आएगा। मतलब अब 500 मिलीलीटर में इतना ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा डिसॉल्व हो रहा है। मिलीग्राम में निकालना है तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले जो है इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10⁻³ अगर हटा दे तो डायरेक्ट हमारा मिलीग्राम हो जाएगा। तो हम लोग मिलीग्राम अगर निकाल दे तो मिलीग्राम इज इक्वल टू 11.35 इंटू 10⁻³ तो क्या हट ही गया इंटू 74। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ रहा है 839.9 मिलीग्राम। उम्मीद करें यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो जब कॉमन आयन आएगा वहां से हमारा स्टार्ट होना है। चलिए हटाइए इसको यहां तक को। नंबर लाइन बना लेते हैं और उस नंबर लाइन पर अपना हम इंडिकेट कर देते हैं कि प्योर वाटर में 839.9 मिलीग्राम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्योर वाटर में। अब हम लोग आते हैं सेकेंड केस पे। तो CaOH होल ट्वाइस Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, यही है KSP, और ये डाला है NaOH में, Na प्लस प्लस OH माइनस। मतलब हमारा जो कॉमन आयन बन रहा है वो ये बन रहा है। मान लेते हैं कि इसका अगर x मोलर था तो इसका 2x मोलर था। अच्छा बोला कि नहीं सर मोलर नहीं मान लो, आप मान लो कि x मोल है, या सर मोलर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x मोलर। तो अब आइए इस मिक्स वेट 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर, तो अब जो न्यू वॉल्यूम है आपके पास, वो न्यू वॉल्यूम है आपके पास 1000 मिलीलीटर। तो अब 1000 मिलीलीटर में NaOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ये फाइंड करना होगा। तो 500 में था तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो 0.4 इंटू 500 इज इक्वल टू M2 इंटू 1000। दिस इम्प्लाइज M2 इज इक्वल टू हमारा ये 0.2 आ गया। ये मिक्स होने के बाद आया है, आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग के बाद आपका वॉल्यूम नया आया है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा हटा लें, या बच्चा बोलेगा कि नहीं सर आप हटाओ नहीं, तो ये हमारा आ गया 0.2 मोलर। अब जो हमारी टोटल वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर अगर है तो इसका मतलब है कि इतना ही मोल और इतना ही मोल। तो Ca2 प्लस हम लोगों के पास आ गया x मोलर, और OH माइनस हम लोगों के पास आ गया 2x प्लस
0.2। अब KSP का एक्सप्रेशन लिखिए, कॉमन आयन है, बैकवर्ड जाएगा, इसलिए बैकवर्ड जाएगा कि Q जो है वो हमारा K में कन्वर्ट हो जाए। तो 4.52 इंटू 10 टू द पावर 4.42 है, सॉरी 4.42 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 0.2 होल स्क्वायर। एक तो वे है कि इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें, एक हम लोग थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि 2x प्लस 0.2 जो है वो अप्रॉक्स इक्वल टू 0.2 के बराबर ही है। तो आप जरा बताइए, x इज इक्वल टू जो हम लोग का आएगा वो आ जाएगा 4.42 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2। ये इतना मोलर आ गया है। मतलब अब जो CaOH होल्ट वाइज हमारा डिसॉल्व हो रहा है वो इतना ही डिसॉल्व हो रहा है। क्या कोई दिक्कत है क्या? हटाइए यहां तक की बातों को। मतलब अब जो हमारा डिसॉल्व हो रहा है वो इतना मोल 1 लीटर में डिसॉल्व हो रहा है। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये हम लोगों का आ रहा है x इज इक्वल टू 1.10 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x क्या था, न्यू मोल CaOH होल्ट वाइज का जब उसने कॉमन आयन प्रोड्यूस किया। तो हम लोग एक काम करते हैं, जरा ग्राम निकाल लेते हैं। तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू अभी हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास था वो यूज किया है जस्ट ऊपर, कैल्शियम 40 और वो 34 इंटू 74। ये हमारा ग्राम आ गया। मिलीग्राम में अगर निकालना है तो 10 की पावर -3 हटाएंगे और ये हम लोग का आ रहा है 81.4 मिलीग्राम। क्या किए हैं, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो पहले प्योर वाटर में ये इतना डिसॉल्व था, लेकिन बच्चा बोलेगा कि नहीं, कॉमन आयन में अब सर हमारा ये 81.4 मिलीग्राम ही डिसॉल्व हो रहा है जब इसने कॉमन आयन प्रोड्यूस किया था। तो बताइए, ये न्यू सॉलिबिलिटी है, ये पुरानी सॉलिबिलिटी है, माइनस कर दे तो कितना प्रेसिपिटेट हुआ मिलीग्राम ये पता लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो प्रेसिपिटेट का मिलीग्राम इज इक्वल टू 839.9 माइनस 81.4 मिलीग्राम। होपफुली प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार थोड़ा केयरफुली देखिएगा। पहले आप देख ही लीजिए क्या प्लान किए हैं। कहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में आगे की बात। एक न्यूमेरिकल हम लोग के पास आ गया कि AgNO3 और KCl को मिला रहा है तो क्या AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। KSP ऑफ AgCl दे दिया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर Q ग्रेटर देन, जिसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, KSP हो तभी PPT आकर होता है। Q ग्रेटर देन KSP आएगा तभी हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। मतलब हमको आयोनिक प्रोडक्ट निकालना है। एक और चीज लग गया कि जो AgCl में Ag+ और Cl- आ रहे हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट से नहीं आ रहे हैं, इस इक्वेशन से आ रहा है। क्लियर। तो अगर इस इक्वेशन से आ रहा है तो Ag+ और Cl- का तो सोर्स ही इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो फिर स्टोइचियोमेट्री का क्या करना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, Ag+ आफ्टर मिक्सिंग निकाल लेते हैं सीधा। कॉन्सेंट्रेशन मिक्स होने के बाद
तो आप बताओगे कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल्स आएगा और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा। हम बोलेंगे कि यस, यही काम ही, वही M1V1 इज इक्वल टू M2V2, टोटल वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर। आप इसे सॉल्व किए तो Ag प्लस हमारा आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ मोलर। फिर आ जाइए तो Cl हमारा ये देगा, Cl माइनस आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू 500 इंटू 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई हमारा 1000। हम लोग एक काम करते हैं, ये 2 से हमारा ये हो गया तो आ गया 0.5 इंटू 10⁻³। अब ज़रा आयोनिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग Q बोलते थे और AgCl निकाले तो आप बोलोगे Ag प्लस 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ ये ग्रेटर आएगा KSP से, क्योंकि KSP 10⁻10 की रेंज में है, जबकि ये हमारा बहुत अगर आएगा तो -6-7 की रेंज में आएगा। तो दैट इज वाई वी कैन से कि PPT अगर होगा। क्लियर है? यहाँ तक में उम्मीद करें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ तक के लेक्चर को एक बार देखिएगा, फिर हम लोग इससे आगे अब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।